हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विजार्ड में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको मैथमेटिक्स कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूं जो कुछ भी मेरे को आता है, और साथ ही साथ जो भी टीचिंग से रिलेटेड अपडेट्स होती है उसको भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। साथ ही साथ इन टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, उसके लिए क्या प्लानिंग होना चाहिए, उसके लिए आपका क्या स्मार्ट प्लानिंग होना चाहिए, आप कैसे क्या प्लान कर सकते हैं, जहाँ से जो भी चीज़ें मैं सीखता हूँ मैं कोशिश करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको भी जो है वो कुछ हेल्प मिले। क्योंकि अगर आप अच्छी बात कहीं से भी सीखते हैं तो और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो निश्चिंत ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने पीछे लिखा हुआ है, आज हम लोग बात करेंगे कि आपका जो EAMRS मतलब टीचिंग की वैकेंसी आई हुई है, टीचिंग की पीआरटी इस पे पोस्ट नहीं होती है, आपका पीजीटी और टीजीटी की आई हुई है, और इसमें आपका वार्डन और भी आपका नॉन टीचिंग पोस्ट भी आई हुई है। तो आपको जिस चीज़ में आप एलिजिबल हैं और आप अगर सीरियसली इसको टारगेट कर रहे हैं, तो आप जिस चीज़ और भी चीज़ के लिए अगर आप एलिजिबल है, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप उस केस में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप उसको साथ साथ तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन सिलेबस है। अगर आप एक एग्ज़ाम को इसी में टारगेट करते हैं तो और भी आपका 2-3 एग्ज़ाम इसमें प्रिपरेशन हो जाएगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आज मेनली बात करूँगा कि पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम अगर आपने EAMRS का फॉर्म फिलअप किया है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उसी के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो आपको इस वीडियो में क्या करना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक बनना है, ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। तो जो हम लोग आज बात करने वाले हैं वो EAMRS का जो पीजीटी टीजीटी का जो एग्ज़ाम मतलब अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, अपकमिंग आपको 2-3 मंथ्स के बाद जो है आपको जो है इसके एग्जामिनेशन डेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी इसका एग्जामिनेशन डेट स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि इतना डेट में आपका एग्ज़ाम होगा। तो पहला पॉइंट जो इसमें है, सबसे बड़ा पॉइंट, लैंग्वेज सेक्शन इज इम्पॉर्टेंट क्वालिफाइंग नेचर, जो इसमें दिया हुआ था जस्ट पैटर्न है फ्रेंड्स। अगर आप रिसेंटली अपीयर किए हुए थे NVS TGT और PGT के लिए, तो उसी के फॉर्मेट के जैसा ये टोटली आपका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर आपका जो ये सबसे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है, लैंग्वेज वाला पोर्शन, इसमें आपका हिंदी और इंग्लिश तो सभी में रहेगा, बाकी एक जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करते हैं उसमें आपको कॉलम में दिया हुआ है। तो उसमें कॉलम में आपको दिया हुआ, तो जो लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो 3 लैंग्वेज में आपको 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स हिंदी, 10 मार्क्स इंग्लिश और 10 मार्क्स जो भी आप एक लैंग्वेज चूज़ करते हैं वो आपके साथ रहेगा। तो इन सारे लैंग्वेजेज में से आपको 4 मार्क्स लाना है। अगर आप 4 मार्क्स नहीं लाते हैं, मतलब उसका 40% नहीं लाते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा और आपका जो एग्ज़ाम मतलब और भी आपका जो सेक्शन है वो आपका सेक्शन चेक नहीं होगा। तो इसमें आपको जो है वो नंबर लाना, मतलब इसको क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट को टारगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिसेंटली जो NVS का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत अच्छे कैंडिडेट जो थे, वो जो आपका क्वालिफाइंग नेचर जो था एग्ज़ाम, ये इंग्लिश वाले में कोई हिंदी में नंबर 4 लाते रह गया, कोई इंग्लिश में लाते रह गया। तो इसमें अगर आप इसको थोड़ा सोच रहे हैं तो ये इस वाले पोर्शन को जो है वो क्वालिफाई करना जो है वो काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है, और आपको बहुत ही अच्छे से इसको जो है तैयार करना पड़ेगा। और ऐसा करना होगा, क्योंकि इसमें आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, कि ऐसा कुछ करना होगा कि आप आराम से इस लैंग्वेज वाले सेक्शन में 4 से 5 नंबर आराम से इजीली वे में ले आए। तो आराम से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, एनालिसिस करिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जनरली आपका वही जो होता है बेसिक जो लैंग्वेज वाले पोर्शन में जो आप एग्ज़ाम में बैठते हैं वही सब होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपका क्वालिफाइंग नेचर है, तो इस लैंग्वेज वाले सेक्शन को आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। बात की जाए तो देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अगर आप हर एक सेक्शन को बहुत ही अच्छे से तैयार करते हैं तो आपके सिलेक्शन का जो चांसेस है और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो पार्टिकुलर सेक्शन में जो है वो क्या होते हैं, आपका पार्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन वाले में बहुत अच्छे होते हैं, बाकी सेक्शन में जो है वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से वीक होते हैं। तो अगर आप जनरल वाले पार्ट को भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपका हल्का फुल्का भी आपका सब्जेक्ट वाला जो है वो कहीं अगर आपका गड़बड़ जाता है तो आप आराम से जो है आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग नेचर है, आपको 10 में से 4 नंबर लाना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छे से स्मार्ट वे में सोचना होगा कि मैं कैसे प्रिपेयर करूँ कि मैं 10 में से 4 नंबर ले आऊँ और आराम से मेरा मतलब एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बात है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत ही अच्छे से आपको प्लानिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत है। ईजी टू क्रैक NBS KVS रिसेंटली अपीयर्ड स्टूडेंट। देखिए, अगर अभी आप रिसेंट में जो केंद्रीय विद्यालय का TGT PGT का एग्ज़ाम हुआ था, PRT का भी हुआ था, PRT का रिजल्ट आपको पेंडिंग है, और आपका NVS का TGT PGT का भी अभी एग्ज़ाम हुआ था, तो अगर आप अभी इसमें अपीयर किए हुए थे और आपने बहुत ही अच्छे से तैयारी की हुई थी, लेकिन कुछ बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके चलते आपको टाइमिंग कम मिला या आप लैंग्वेज वाले पोर्शन में रह गए, तो अगर आप अपीयर किए हुए थे और बहुत ही अच्छे सीरियस कैंडिडेट थे, थोड़े से कारण से रह गए, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपकी ऑलरेडी तैयारी अच्छी खासी हो चुकी है, आपको एक बार और भी अच्छे से अपने आप को बूस्टअप करके और अच्छे से आपको इसमें लगने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारा काम कर लिया। बस आपको क्या करना है, सारे चीज़ों को प्रॉपर वे में जो है वो क्या करना है, हैंडल करना है, मतलब उसको रिवाइज करना है, तैयार करना है और अपने आप को बूस्टअप करके एग्ज़ाम के लिए रेडी करना है। क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो होंगे, जो कि आपका NVS के भी मतलब और भी जो अच्छे जो है वो मतलब बहुत अच्छे कैंडिडेट वो आपका KVS में वो लग जाएंगे। अगर वो फॉर्म फिलअप भी किए होंगे तो KVS में लग जाएंगे। बहुत सारे लोग NVS का रिजल्ट आ चुका है तो उसमें तो अच्छे कैंडिडेट निकल जाएंगे। तो आप थोड़े से भी अगर अच्छे कैंडिडेट हैं और थोड़ा सा अगर आप लास्ट में एफर्ट लगा देते हैं तो यहाँ पर आप अच्छे से आराम से निकल जाइएगा और बहुत ईजिली वे में आप निकल जाइएगा। यकीन मानिए, पहले कोई भी प्रकार का जॉब लेना ज़रूरी है। इसके बारे में निगेटिविटी है कि ये रूरल एरियाज़ में होते हैं, ये रिमोट एरियाज़ में होते हैं, लेकिन यकीन मानिए अगर आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा, एक सैलरी आती है तो आपका लाइफ जो है बहुत ही प्रॉपर वे में हैंडल करता है। तो फिलहाल आपको जो है जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने दिख रही है वो आपको ग्रैप्स करने की ज़रूरत है, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है और उसको सीरियस लेने में ज़रूरत है और उसको टारगेट करने में ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ये अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो हो जाएगा। और बाद में तो एक्चुअली कोविड आई हुई थी तो चीज़ें थोड़ी सी फ्लेक्सिबल नहीं थी, वो चीज़ें लेट लतीफ़ चली, लेकिन अब आपको जो है सारी चीज़ें जो प्लेटफॉर्म में देखने को मिल रही है। तो फिर जब आपकी आएगी वैकेंसी कोई और तो उसको आप टारगेट करिएगा, या स्टेट में वैकेंसी आएगी तो उसको आप टारगेट करिएगा और इसको छोड़ करके उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले आप जॉब ले लीजिए, उसके बाद तो आपके हाथ एक माइंड आपका रिलैक्स वे में आ जाएगा और इस केस में आप बहुत ही अच्छे से कोई भी एग्जाम अगर आपको मिलता है तो आप तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा इसको बहुत ही अच्छे से आपको सीरियस लेने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर आपका हाथ से मौका फिर निकल जाएगा और मौका आता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जनरल पार्ट इज इम्पॉर्टेंट। देखिए, ये सब TGT PGT एग्ज़ाम में होता क्या है कि जो भी कैंडिडेट होते हैं वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट के काफ़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं और उनके सब्जेक्ट में मतलब उनका पकड़ बहुत ही अच्छा होता है और सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली वे में क्या कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं, मतलब आसानी से बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप जनरल पार्ट को भी और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं और थोड़ा सा सब्जेक्ट वाला पार्ट अगर आपका हल्का फुल्का गड़बड़ चला जाता है तो जनरल वाला पार्ट आपको जो है आगे ले जाएगा और आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपको जो है वो जनरल पार्ट को ईजिली वे में नहीं लेना चाहिए, उसको अच्छे से आपको तैयार करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि इसके कुछ मार्क्स जैसे आपको पता है टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, फिर आपका 10 मार्क्स का GK GS हो गया, ठीक है। ये सब जो कुछ क्वेश्चन है वो आपके जनरल पार्ट में आएंगे। अगर आप उसको सही कर लेते हैं, अगर आप उस पर काम कर लेते हैं थोड़ा सा सीरियस वे में, तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा और आप मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और थोड़ा सा अगर आप इसको लूज़ में लेते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा हो जाएगा, ऐसे वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा किसी भी चीज़ को ईजिली में लेते हैं तो उसको सीरियसली नहीं करते और सीरियसली हम उसको तैयार नहीं करते। इसी केस में जो है हम लोग जो है हमारा सिलेक्शन होते होते रह जाता है। चाहे 1 नंबर से छोटे, आप 0.5 से छूटे, लेकिन छूटे तो सही, आपका सिलेक्शन तो नहीं हुआ। तो इसको जो है इम्पॉर्टेंट देने की बहुत ज़रूरत है और आपको इसको तैयार करने की बिल्कुल ज़रूरत है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। किसी भी TGT PGT एग्जाम का बात कर लीजिए तो यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट जो है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट पर अच्छा पकड़ है, बहुत ही अच्छे से पकड़ है और आप यकीन मान रहे हैं कि मैं लगभग सब कुछ को बहुत ही अच्छे से अपीयर कर लूँगा, तो यकीन मानिए कि आप
जो है अगर आप जनरल पार्ट पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं और सब्जेक्ट पार्ट, तो 2 ही तो एग्जाम ही है इसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक को अच्छे से देख लीजिए। KVS के NVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, क्योंकि अभी EMRS का भी रिसेंटली 1 ही एग्जाम हुआ है, जब तक मतलब हम लोग को देख रहे हैं तब से। तो आपका EMRS का एग्जाम एक ही बार अभी हो रहा है। आप NVS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, KVS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, यकीन मानिए वहाँ से आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक को तैयार करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। DSSP का भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए और जनरल पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप इन सब पार्टिकुलर एग्जाम जैसे KVS, NVS और DSSP का एग्जाम हो गया, उसका जो है आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से जुगाड़ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट को आपको तैयार करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है। थ्योरी इज देयर इज ओनली रिटन एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको पता है कि KVS और NVS में जब हम लोग अपीयर करते हैं या AES में, तो वहाँ पर आपको जो है वो रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका इंटरव्यू एक छोटा सा होता है। तो बहुत सारे मतलब ऐसे कैंडिडेट, ऐसे इंटरव्यू में बहुत कुछ होता नहीं है। जनरल आपसे पूछा जाता है, आपसे कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आराम से अगर आप उसको एक कॉन्फिडेंटली लेवल में अगर आप जवाब दे देते हैं तो बस वही इंटरव्यू होता है कि आपके कॉन्फिडेंट लेवल को चेक किया जाता है। फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट जो कि कभी इंटरव्यू में अपीयर नहीं किए हुए हैं, तो वो बहुत सारे लोग जो है वो इंटरव्यू से डरते हैं, इंटरव्यू में क्या होगा, दिस होगा, दैट होगा। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम के बेसिस पर ही आपकी मेरिट बनेगा, मतलब एक रिटन एग्जाम फिर आपका सिलेक्शन। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से तैयार कीजिए। यहाँ पर कोई आपका इंटरव्यू नहीं है। अगर आप डरते हैं इंटरव्यू से तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि इस बार लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करे, कोई सीटें खाली ना रह जाएं, क्योंकि ये रिमोट एरियाज़ में अवेलेबल हैं। तो अभी इसमें इंटरव्यू को इंक्लूडेड नहीं किया गया है, बट हो सकता है कि आने वाले जब ये एग्ज़ाम ट्रेंडिंग में आएंगे, जैसे कि NVS KVS का एग्ज़ाम ट्रेंडिंग में रहता है, आता है, आपको सबको पता है लगभग, तो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि आपका इसमें इंटरव्यू भी लिया जाए। बट फिलहाल अभी वाले एग्जाम में किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं है। तो आप रिटन एग्जाम को तैयारी कीजिए, उसको टारगेट करिए, आप आराम से इस एग्जाम को मतलब क्रैक कर सकते हैं। ऐसे मैंने बता दिया, यहाँ पर किसी प्रकार का फिलहाल कोई इंटरव्यू नहीं है, बस रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम आपको अच्छे से देना है और आपको जो है आराम से, अगर रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो आपका जॉब पक्का हो गया। और बाकी आपके पास जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो वहाँ क्राइटेरिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में भी फंस जाते हैं, क्योंकि वो फॉर्म फिलअप भरते हैं तो देखते नहीं। तो इसलिए मेरा एक एडवाइस रहेगा कि आप जब भी फॉर्म फिल करें TGT और PGT पोस्ट के लिए, तो उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, डिटेल्स को बहुत ही प्रॉपर वे में देख ले कि जो वहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स मांगा गया है वो आपके पास है कि नहीं तो इस केस में क्या होगा कि आप बिना आधा अधूरे मन से इन्फॉर्मेशन ले करके अगर आप इसके पार्टिकुलर तैयारी करते हैं और फिर आप रिटन में सिलेक्शन हो जाते हैं और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई आपका एरर आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है और आप छट जाते हैं, तो आपको वहाँ पर काफ़ी दुख होता है। तो इस केस में आपको जो है इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही प्रॉपर वे में PDF डाउनलोड कर लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, 2-3 लोगों से डिस्कस कर लीजिए, अपने जानकार लोगों से डिस्कस कर लिए, वो क्या होगा आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको आप कर लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि एक बार है कि तैयारी करें तो अच्छे से सब कुछ देख लें, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, मेरे पास वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि नहीं। बिना ये सब आधा अधूरे इन्फॉर्मेशन लिए मैंने तैयारी स्टार्ट कर दिया, रिटर्न भी निकला और अंत में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गया, तो इसमें काफ़ी आदमी डिमोटिवेट होता है, इतना डिमोटिवेट होता है कि मत पूछिए, कि उसको बोला ही नहीं जा सकता है। इट इज़ द गोल्डन चांस टू ऑल कैंडिडेट। अगर आप किसी भी कारण से रह गए और आपको अर्जेंट में गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, अगर आप खाली हाथ बैठे हुए हैं, तो इस केस में आपको मैं मोटिवेट करना चाहूँगा, और आप अभी रिसेंटली बहुत ही अच्छे जोश से तैयारी किए हुए थे, तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप एफर्ट लगा दीजिएगा तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि टीचिंग की वैकेंसी बार बार नहीं आती, बहुत ही कम, मतलब 2-3 सालों में हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये गोल्डन चांस है, आप जो है इस पर काम करने की बिल्कुल
आपको ज़रूरत है और इसको जो है सीरियसली लेने की ज़रूरत है, और सीरियसली लीजिएगा तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि तैयारी आपको तो करना ही पड़ेगा। आप नहीं कीजिएगा तैयारी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिलीव इन योर सेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड। कोई भी एग्ज़ाम का या कोई भी काम करने या टीचिंग की ही बात नहीं, लाइफ में आपको डिफरेंट टाइप के फेज आपको मिलते रहेंगे। लाइफ्स में आपके अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। लाइफ में आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा तो दूसरा आएगा तो तीसरा, ये चलते रहेगा। तो सबसे पहले आप अपने में बिलीव करें कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, और जब आप बिलीव कर लीजिएगा तो यकीन मानिए कि आप अगर खुद पर विश्वास करते हैं तो फिर आधा काम तो आपका ऐसे ही हो गया कि मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ। बस आप बिलीव कर लिए और आपको जो है उसके तरफ आपको आगे बढ़ना है, और फिर आपको तैयारी करना है। आप तैयारी कीजिए, एग्जाम दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल हु डू हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। जो भी आदमी, कुछ भी पॉसिबल है, खासकर एग्जाम के केस में या कुछ भी केस में, अगर आप उसको अच्छे से तैयार करते हैं। आजकल जो है वो दो चीज़ इंक्लूड हो गया। पहले हो गया था हार्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आपको जो है हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। आपको देखना होगा कि इसका सिलेबस क्या है, आपको तैयार करना पड़ेगा। आपको देखना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको देखना होगा कि क्या कैसे करना होगा। आपको अपने एक्यूरेसी के ऊपर काम करना होगा कि आप कितने स्पीड में एग्ज़ाम को दे पाते हैं। इन सब सारे चीज़ों पर आपको काम करना पड़ेगा, तब जा कर के आप एक एग्ज़ाम को निकाल पाइएगा। तो आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए और आपको जो है स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, तो इजीली वे में आप कोई भी एग्ज़ाम को है निकाल सकते हैं। तो यही आपका एक छोटा सा बात था। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि मैं खुद को मोटिवेट रखूं और आपको भी मोटिवेट रखूं, क्योंकि एग्जामिनेशन जाते हैं और एग्जामिनेशन अगर आपके मतलब आप जैसा उम्मीद करते हैं और उसके बाद अगर नहीं जाते तो आदमी इतना डिमोटिवेट होता है कि पूछिए मत। ये जो है वो एक एस्पिरेंट ही जान सकता है, जो भी प्रिपरेशन करता है। तो जो है आगे अपने आप को बूस्टअप करिए, और जो भी अपॉर्चुनिटी जहाँ भी आपको दिख रही है, आपको अच्छे से और भी जहाँ जहाँ आपने प्रीवियस एग्जाम में गलती की है, आपको एक बार बूस्टअप करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मोटिवेट रहिए और इसको टारगेट करिए और आप अपना देखिए, क्योंकि कोई भी आपको मोटिवेट कर सकता है, कोई भी आपको गाइड कर सकता है। सारा चीज़ तो आपको ही करना है। आप अगर करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, और कोई भी कितना भी चिल्ला जाए, अगर आप कुछ करते ही नहीं तो फिर सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो ये छोटा सा वीडियो था। ये मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड मतलब जो भी आपका टीचिंग से रिलेटेड मेरे को जहाँ से जो भी मटेरियल मिलता है मैं वहीं पर शेयर कर देता हूँ, और साथ ही साथ वीडियो जो भी डालता हूँ उसका अभी अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। तो मैं आपको जो हूँ उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी टीचिंग से रिलेटेड अपडेट्स जो है आपका मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मोटिवेट रखिए। जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एकदम उसके लिए एकदम पूरा प्रयास करिए, और एक सिलेक्शन लीजिए और इसके बाद पूरा काम तमाम करिए। मतलब ये जो फेज है उसको ख़त्म कीजिए, और अपने लाइफ को, आपको लाइफ भी तो जीना है, तो एक बार टारगेट करिए, जल्दी से कोई ना कोई जॉब को फाइनलाइज कीजिए, और फिर कहीं अगर मिलेंगे तो फिर बातचीत करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।